तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नेता इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार को याद करते हुए भावुक बयान दिया। दरअसल ठाकरे ने मौजूद जनता से कहा कि एक बात तो तय है, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुझे घर पर नहीं बैठा सकते, लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। जिसके बाद से राजनीति गलियारों में चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि इससे पहले बारामती के मैदान से शरद पवार ने भी संन्यास लेने की बात बोली थी। तो वहीं इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा ही दांव खेला था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पूर्णिया की सभा में कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब बताइए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा था कि अंत भला तो सब भला। हालांकि इसी ऐलान के बाद नीतीश कुमार को पॉजिटिव रिस्पांस मिला और नीतीश कुमार ने खासा बहुमत हासिल किया। और एक बार फिर से ये इमोशनल कार्ड का गेम जो है वो महाराष्ट्र चुनाव में भी देखा जा रहा है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं और साथ ही साथ संजय द्विवेदी हमारे साथ शिवसेना यूबीटी की तरफ से जुड़ चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए इस मुद्दे की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस पूरे परिदृश्य में हो रहा है। तो चलिए सीधा चलते हैं संजय द्विवेदी के पास, जो शिवसेना की तरफ से, यूबीटी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमोशनल कार्ड तो खेला जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका असर जो है जनता पर पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे की राजनीति जो इस वक्त चल रही है, उस राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी की साख दांव पर लगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव सिंह की। तो ये आखिरी तीर था ब्रह्मास्त्र के तौर पर जो उन्होंने चला दिया। नहीं तमन्ना जी, इसको आप इस निगाह से मत देखें। क्यों? इसको आप भावनात्मक निगाह से मत देखें। आपको मालूम होगा कि माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके ऊपर कितने बड़े बड़े एहसान माननीय बाला साहब ठाकरे ने किया, जिसका जिक्र ये महाराष्ट्र की चुनाव रैलियों में भी करते हैं और बाला साहब का नाम लेते हैं। इसका शरद पवार जी के ऊपर भी उन्होंने माननीय बाला साहब ठाकरे ने एहसान किए थे। सुनील दत्त को बेटे के छुड़वाने के लिए एहसान किए थे। पता नहीं बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन में कितने लोगों के ऊपर एहसान किए, लेकिन क्या एहसान का बदला 2014 में पार्टी संगठन तोड़ देना, जो हमारे संबंध थे वो तोड़ देना, 2019 में अजीत दादा पवार को मुख्यमंत्री बनाना, और अजीत दादा पवार ने कहा कि हमको देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे अमित शाह जी अडानी से बैठक करा रहे थे कि सरकार में आप शामिल होइए, हम उद्धव जी को सरकार नहीं बनाना चाहते। तो जिस पार्टी को 50 होके एकदम ओके करके तोड़ दिया गया हो और यहाँ तक चुनाव चिन्ह भी ले लिया गया हो और उनसे उनका नाम भी ले लिया गया हो, जबकि चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, चुनाव अधिकार होता है सिर्फ सिंबल देने का, क्योंकि पार्टी का गठन स्वयं लोग करते हैं, पार्टी के नाम रखते हैं, चुनाव में जाते हैं, अगर उनको उतना परसेंटेज वोट मिलता है तो उनका चुनाव सिंबल जो रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन जिस एहसान को चुकाने के लिए माननीय मोदी जी ने, भाई अगर बाला साहब ठाकरे ने एहसान किया था माननीय मोदी जी के ऊपर, जो आज ही मान रहे हैं, वो ये नहीं को ना कहते हो, तो एहसान के बदले क्या माननीय उनकी पार्टी को तोड़ के, उनके लड़के को तोड़ के, क्या ये ऐसे समझा जाता है? एक शरद पवार जी को देख लीजिए, इतना होने के बाद भी शरद पवार जी ने माननीय उद्धव ठाकरे पर एहसान रखा और लोकसभा चुनाव में उनके साथ चुनाव लड़े, कांग्रेस को भी शामिल किया, महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने कृत्य किया था, अगर माननीय उद्धव ठाकरे ने आज भावनात्मक कार्ड खेला है, तो जो वहां की जनता महाराष्ट्र की, उन्होंने जो ये टूट फूट हुई थी, चाहे एक नाथ सिंधन तोड़ फोड़ की हुई गद्दारी करने के लिए, चाहे अजीत दादा पवार ने किया हो। अजीत दादा पवार वही है, आपको याद होगा, जिनको देवेंद्र फडणवीस चक्की पिसवा रहे थे, वो आरोप लगाते थे, हम लोग नहीं लगाते थे। और 17,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले बाद किसने कहा? चुनाव उनके शामिल होने 3 दिन पहले मोदी जी बोल रहे थे। तो क्या जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके पाप मिट गए और उनको मंत्री बना दिया? तो एक तरफ तो आप उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचारियों को पार्टी में साथ लेकर सरकार बना रहे हैं। तो ये क्या है?
इसी चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र जनता ने जो बहुमत दिया, जो ऐतिहासिक जीत थी लोकसभा चुनाव में, और वही जीत विधानसभा चुनाव में मिलेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। वही जीत विधानसभा चुनाव। चलिए प्रदीप सिंह जी के पास चले थे। प्रदीप सिंह जी, ये इमोशनल कार्ड जो खेला जा रहा है, ये कितना कारगर? जी 10 सेकंड और 10 सेकंड जी। ये भावनात्मक कार्ड से मत जाइए। ये उनके संग जो हुआ, अब तो जनता ही बता सकती है ना कि हम चुनाव लड़े, घर बैठ जाए ना बैठ जाए, भाई जनता से। सर लेकिन कहा जाता है कि देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो आप ये मानेंगे कि महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो सब राज्यों से अलग है, और यहाँ पर भावनाओं का बहुत बड़ा खेल चलता है। चाहे वो आप बाला साहेब ठाकरे के प्रति भावनात्मक स्नेह हो लोगों का, चाहे वो शिवसेना के प्रति हो, लेकिन शिवसेना जब दो गुटों में बट गई तो ऐसे में भावनाएं उथल पुथल भी हो गई। और पिछले कुछ सालों में जो महाराष्ट्र में हमने उथल पुथल देखी है राजनीति में, उसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम जनता के साथ इसी इमोशनल दांवपेच के साथ उनको इमोशनल फूल भी बनाया गया है। क्योंकि अलग विचारधारा के साथ जुड़ जाना, आप कहां से इसको कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली संभव है? आप बताइए जी, बताइए। तमन्ना जी, इंदिरा गांधी का बाला साहब ठाकरे ने साथ दिया था। उनके संग चुनाव प्रचार किया था, मैं बता देता हूं आपको। उनके साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। चुनाव प्रचार कब किया था बता दो, 1970 में के आम चुनाव में, और 1980 के विधानसभा के आम चुनाव में इंदिरा गांधी का साथ दिया था। और जो आप जो कार्ड बता रही हैं कि वो जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, तब उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था। जब वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, जिस तरह शरद पवार जी ने उनसे अलग हुए, ममता बनर्जी अलग हुई, लेकिन उसके बाद शरद पवार ने उनके साथ गठबंधन करके सरकारें बनाई है। क्यों बनाई है? कि शरद पवार जी का विरोध सिर्फ इतना था कि वो प्रधानमंत्री ना बने, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन जी को बना दिया। अगर शरद पवार ने पार्टी न तोड़ी होती तो शायद शरद पवार जी प्रधानमंत्री होते। लेकिन चलिए, वो तो अपनी जगह बात है। लेकिन जब उन्होंने नहीं बनी तो इसको आप ऐसे मत लीजिए। माफ कीजिएगा, प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी की तरफ से। प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब जब ये इमोशनल ड्रामा बोल दीजिए, या जब जब ये इमोशनल कार्ड खेला गया है, तब तक देखिए कामयाबी तो मिली है। चाहे आप मुलायम सिंह यादव की बात कर लीजिए, मैनपुरी में उन्होंने लोगों को कहा था कि आप बताइए आप मुझे जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे, और बस लोगों ने उनको भरपूर वोट दिए। नीतीश कुमार का जिक्र हमने किया, शरद पवार कुछ दिन पहले बोल चुके हैं, अब उद्धव ठाकरे का नंबर लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भावनाओं की हम बात कर रहे हैं उससे बीजेपी अछूती है। हमने कई बार देखा है पीएम मोदी भावनात्मक हो जाते हैं, कई बार मंचों में उनके आंसू आते हुए हमने देखा है। हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देखा है। ऐसे में इतना माहौल इस दाव को लेकर क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि राजनीति अगर देखा जाए ना, तो मुझे तो लगता है कि पूरे भारत की राजनीति ही भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर भावनाओं के साथ खेलना, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। नमस्ते तमन्ना जी, और बहुत आभार आपने चर्चा के लिए बुलाया। अभी देखिए क्या है ना कि एक बात होती है कि अभी आपने दोहराया कि महाराष्ट्र का चुनाव बाकी हर जगह के चुनाव से अलग है। निश्चित हमारे लोकसभा का जो आम चुनाव जो होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। हर क्षेत्र, हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव अलग अलग होते हैं। तो ये तो बात एकदम 100% सही है। और फिर उसके बाद एक बड़ी बात आई कि भावना किसी का नाम नहीं, भावना वो विचार। तो देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की तरह से या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की तरह बड़ी सेंसिटिव होती है, और वो तब खेला जाता है ब्रेकअप कर लूंगी। तो ये भी भावना जो है ना, एक तरह से इमोशनल कार्ड होता है। और ये आपने बताया कि हर दल, हर नेता जो है खेलता है इसको अपने चुनाव को जीतने के लिए। अब जब कप्तान को पता हो चुका है कि उसका जहाज एकदम दरक चुका है, और उसके चूहे तो खैर भाग ही चुके हैं, और उसके जो अपने भी हैं कप्तान के, सब कप्तान, और उनकी भी जो है बचने की कोई संभावना नहीं है, तो कप्तान ने आखिरी चाल चली है कि चलो मैं भी बच जाऊं, किसी तरह से हमारा जहाज किनारे तक पहुंच जाए। और अभी उसको, कप्तान को इस बात का एहसास नहीं है कि जहाज किनारे पहुंचना तो दूर, अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई और थोड़ी दूर पहुंच के डूबने की नौबत आ गई है। आप बताइए, इमोशंस जो होते हैं ना, भारतीय जनमानस इमोशंस को तब कंसिडर करता है जब वो पूरी हिस्ट्री को ठीक से, विदाउट हिस्ट्री कोई इमोशन को कंसिडर नहीं करता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आपके समय में हिंदू साधुओं का जो है कत्ल हुआ, मास लिंचिंग हुई। और दूसरा, इसके बाद में एक भी बात मैं स्थापित करना चाहूंगा कि आप देखिए, परम पूज्य आदरणीय बाला साहब ठाकरे के नाम से जो भी अस्पताल या जो भी सार्वजनिक जगहों पे चीजें बनी हुई हैं,
उस पे नाम क्या लिखा, उस पे नाम लिखा हुआ हिंदू हृदय सम्राट। तो आप अगर इन इशारों को समझें और ये इन बातों को बोलें, आप जो है अब्दुल सत्तार के मामले को लेकर के आप इमोशनल हो गए, आपने मैं वही बात कर रही हूँ। और ये इमोशनल चीज जो है सर, मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ यही नहीं है, आप परिवारवाद देख लीजिए, उसमें इमोशनल दांवपेच है। आप उन उम्मीदवारों को टिकट नहीं देते हैं जो निष्ठावान होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि ये जिता सकता है, इसका इस इलाके में अच्छा वर्चस्व है, यहाँ मुस्लिम कार्ड खेलना थोड़ा अच्छा रहेगा, आप उसको टिकट देते हैं। इमोशंस के साथ तो आप वहां भी खेलते हैं। सबसे बड़ा इमोशन राजनीति में, तमन्ना जी, राजनीति में एक बात और होती है। राजनीति में क्या होता है कि और कोई मिले न मिले, मोदी जी और अमित शाह जी बड़ी आसानी से सबको मिल जाते हैं और आप उनके कंधे पे रख करके गोली चला लेते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं आप कर सकते। ऐसे तो राहुल गांधी को तो पता नहीं कितनी बार आप क्या क्या नामों से पुकारते हैं, ऐसा तो मत कहिए। ये तो आप भी करते हैं इमोशंस के साथ। तमन्ना जी, आप गंभीर चर्चा के बीच में हंसना नहीं चाहेंगे राहुल जी का नाम लेके? मैं तो नहीं सर, ये देखिए ना, यही तो है, यही तो इमोशन, नहीं नहीं, यही तो आप इमोशन। चलिए अभिषेक शर्मा जो मुंबई पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और मुंबई की राजनीति किस ओर जा रही है, हमारे को तमाम अपडेट जब से ये विधानसभा चुनाव का जो रण सजा है तब से उनकी पैनी नजर मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर रहती है। इन्हीं से पूछ लेते हैं। अभिषेक, आपसे पूछना चाहूंगी, महाराष्ट्र की जनता क्या इतनी भावनात्मक हो जाती है कि इन भाषणों के जरिए, या फिर आप इमोशनल कार्ड खेलते हैं, शरद पवार ने खेला, उद्धव ठाकरे ने खेला, पहले के एग्जाम्पल हमने दे दिए, कि इसमें आकर अपना वोट जो है अलग पार्टी को दे देती है? कैसा होता है? जी जी जी। तो मन्ना, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, दो चीजें समझना होगा इसको पूरे डिटेल में, किस तरीके से आखिरकार हो क्यों रहा है, महाराष्ट्र में सब होने का रीजन क्यों आन पड़ा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से महायुति यानी एनडीए की बात करें, बीजेपी या फिर अन्य पार्टियां जो उनके घटक दल हैं, वह अब उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम रख लिया है कि हिंदू वोटर्स के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुस्लिम वोटर की जरूरत उन्हें नहीं है। आप देखिए, अमित शाह के बयान को देखें तो साफ साफ कह रहे हैं 10% आरक्षण की जो बात उलेमा द्वारा किया गया, किसी सूरत पे हम मिलने देंगे नहीं। और यह मतलब इसका साफ हो जाता है कि वह हिंदू वोटर के भरोसे हैं, और हिंदू वोटर के भरोसे उन्हें पता कि अगर 80% के अधिक जो महाराष्ट्र में हिंदू वोटर्स हैं वो बीजेपी की नैया या महायुति की नैया पार कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो दो चीज समझना होगा इससे बड़े टेक्निकल तरीके से और राजनीतिक तरीके से, कि देखिए बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दो बड़ी पार्टियां सच में हैं। उन पार्टियों के जो भी नेता हैं, अगर मान लीजिए दोनों में से किसी की हार होती है, अगर हम मान लेते हैं, तो वो पार्टी वही रहेगी, कोई पार्टी में उतनी बड़ी फूट होने वाली नहीं है। देखिए, लेकिन किसी का अस्तित्व लड़ाई चल रही है, तो तीन लोग हैं जो महाराष्ट्र में इस बार बड़े पैमाने पर करो या मरो की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। उनके तीनों के नाम है उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। ये तीन ऐसे नेता हैं, तीन ऐसी पार्टियां हैं जो यह स्थिति में है कि उनको अपना परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद पूरी पार्टी टूट सकती है, या फिर जेल में होंगे, या फिर जो स्थिति होगी सब जानते हैं। तो यही कारण है कि देखिए, हर पार्टी, आप देखिए अजीत पवार लगातार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, एकनाथ शिंदे लगातार हमेशा उस तरीके से बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें, बिल्कुल सही कहा, उन्होंने आखिर ट्रम्प कार्ड अपना खेला, क्योंकि अभी कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार खत्म होने का। और यही कारण छत्रपति संभाजी नगर, जो औरंगाबाद जो जिला पहले था उसका नाम चेंज हो चुका है, उस जगह के वहां से वो कहते हैं कि देखिए, वो बड़ी बातें कहते हैं कि मोदी और अमित शाह का नाम लेते हैं कि मोदी और अमित शाह मुझे घर नहीं बैठा सकते। वह पूरी सेंटेंस अपना कहते हैं, और वह कहते हैं आगे, अगर घर बैठाना होगा तो जनता बैठाएगी, और इसलिए अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दो तो आगे से मैं संन्यास ले लूंगा। यानी जनता से भावनात्मक अपील कर रहे हैं कि किस तरीके से मोदी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ किस तरीके से वो बात भी कर रहे हैं, और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जनता उन्हें चाहती है कि उनका साथ दे तो वह साथ रहेंगे और आगे राजनीति करते रहेंगे, वरना वह संन्यास ले लेंगे। बिल्कुल यह भावनात्मक अपील है, और बिल्कुल यह ट्रम्प कार्ड है कह सकते हैं उद्धव ठाकरे का, और इसको लेकर बड़ी राजनीति बिल्कुल होगी और वोटरों को लुभाने का बिल्कुल प्रयास है। इसके साथ में देखना यह भी होगा, देखिए शरद पवार ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि उनका 1.5 साल जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह बचा हुआ है, उसके बारे में सोचेंगे कि नई पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए। तो देखिए, ये बात भी साफ है कि नई पीढ़ी, देखिए उद्धव ठाकरे के लिए नई पीढ़ी आगे तैयार है। आदित्य ठाकरे तैयार हो चुके हैं, आदित्य ठाकरे की सभा में भारी पैमाने पर लोग सुनने आते हैं। भले ही देखिए छीटाकशी होती है, राजनीति में तमाम उलटफेर होता है, तमाम आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन सच्चाई है कि आदित्य ठाकरे, तो ये तर्कश का आखिरी तीर था जो उद्धव ठाकरे की तरफ से चलाया गया है। एक बार फिर से संजय द्विवेदी जी आपका रुख करती हूँ, क्योंकि आप हल्की सी मुस्कान के साथ अभी दिख रहे हैं, तो आपसे सवाल करती हूँ। इमोशंस की बात कर रहे हैं,
इमोशन परिवारवाद के तौर पर देखा जाए वो तो भरा पड़ा है। और अगर मैं भारत की राजनीति की बात करूं तो ये महाभारत के उसी धृतराष्ट्र की तरह है जो ऐसा राजा था जो आंखों से तो खैर नहीं देख पाता था, लेकिन पुत्र मोह ने उसे क्या कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। ये अध्याय आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। अब कहने को तो भाई भतीजावाद होता है, लेकिन आप देखिए पुत्र पुत्रीवाद भी यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को लेकर अपनी दिलचस्पी जताई, जबकि सबको पता है कि राज ठाकरे ज्यादा काबिल थे, ज्यादा कर्मठ थे, वो हो गए। आप शरद पवार जी को ले लीजिए, सुप्रिया सुले और भतीजे के बीच में उनको सुप्रिया सुले की ज्यादा याद आई, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। तो क्या ये भी एक इमोशनल कार्ड नहीं है कि जो ज्यादा कर्मठ है, जो ज्यादा कहा जा सकता है कि ज्यादा काबिल है, आप उसको समर्थन दें। और देखिए, याद दिलाऊंगी, जहां मैं पढ़ रही थी, एक दौर था जब शरद पवार ने अपने ही घर वालों के प्रति घर वालों के खिलाफ कैंपेनिंग की थी कांग्रेस के पक्ष में, एक वो भी समय था। देखिए तमन्ना जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। परिवारवाद की तो बात करना बेलाजिमी है, क्योंकि हमारा जो चुनाव होता है, पहले परिवारवाद तो हो सकते चलते हों, लेकिन आज चुनाव होता है। आप बिहार में देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, या जहां भी देख लीजिए आप, अगर तेजस्वी यादव ने अपनी तेजस्वी पार्टी का अध्यक्ष बने हैं तो उनको कितने सीटें बिहार वालों ने दी है, तो ये कोई इमोशनल कार्ड करके नहीं दी, उनके द्वारा विश्वास पैदा किया गया, तब उन्होंने उतनी पार्टी दी। आज समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव, सुन लीजिए, मैं आपने सब बातें छोड़ी ना, सभी के नाम आपने लिया था, मैंने तो नहीं लिया था ना। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जनता को विश्वास दिया, उन्होंने 37 सीटें दी लोकसभा चुनाव में। अब आइए महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र में जो आप राज ठाकरे जिनका आपने नाम लिया, वो 1995 में पार्टी से चले गए थे, उन्होंने मन से बना ली थी। माननीय उद्धव ठाकरे जी थे, उद्धव ठाकरे पहले कार्यवाहक प्रमुख रहे हैं, एकदम से उनको नहीं बना दिया। आप जो समझ रही है कि एकदम से उद्धव ठाकरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, एकदम से नहीं, उनको कार्यवाहक प्रमुख बनाया, उनके कार्य करने की क्षमता देगी। और जिस दिन से उद्धव ठाकरे बने हैं, आप जिस दिन से बने हैं आज तक आप दोनों बराबर सरकार में रहे हैं और सीटें ज्यादा आई हैं। आप सीटों को भी देख लीजिए, हमारे सांसद चुन के ज्यादा है। तो अगर उनकी क्षमता की बात करें आप, तो उनकी क्षमता कम नहीं आ सकते आप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चाहिए था, उनको सिंधे जैसे गद्दार गुलाम चाहिए, अजीत जैसे गुलाम चाहिए उनको, अजीत दादा पवार जैसे, वो गुलामी कराना चाहते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुलामी करने से मना कर दिया, इसे 2014 और 2019 में उन्होंने अजीत दादा पवार सरकार बना ली। अब उन्होंने अगर सरकार बना ली तो क्या जिस कांग्रेस की विधायक तोड़ दें, जिस एनसीपी से लेके इन्होंने 2014 में 6 महीने तक सरकार बनाई थी, उस एनसीपी को गाली देते हैं। उन कांग्रेस के जो लेके विधायक एमएलए तोड़ दीजिए, अपने सरकार में शामिल करते हैं, उस कांग्रेस गाली देते हैं। क्या कांग्रेस क्या आतंकवादी पार्टी है, या एनसीपी क्या गलत पार्टी है? एनसीपी के अजीत पवार को लेके आप आज सरकार चला रहे हैं और उन्हीं के विधायक लेके आप सरकार चलाते हैं। तो देखिए, ये सब कहना बिल्कुल बेनामी हो गया। अब राहुल गांधी की बात कर लीजिए आप, राहुल गांधी तो ये तो नहीं कहते हैं, 2015 में सियोल प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने कहा था इस देश में पैदा होना गुनाह है, इस देश में पैदा हुआ गलत हो गए, राहुल गांधी नहीं कहा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में जो टीका टिप्पणी, सोनिया गांधी के बारे में, प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में टीका टिप्पणी की जाती है, ये और मंगलसूत्र के बारे में बात की जाती, भैंसे चराने की बात, बेटियां उड़ जाएंगी, ये कौन बातें करता है? ये राहुल गांधी बात करते हैं। तो राहुल गांधी को जब आप इतनी बातें करी, आज वो संवैधानिक पद में है। आज कायदे से बीजेपी के प्रवक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री संवैधानिक पद में है, अमित शाह संवैधानिक पद में है, और उसी तरह राहुल गांधी जी संवैधानिक पद में है। इनको अगर तमीज होती, इनको अकल होती, शर्म नहीं आ रही होती, तो राहुल गांधी के लिए इन भाषा का शैली का उपयोग ये नहीं करना चाहिए इनको। प्रदीप जी, ये तो आप भी मानेंगे ना कि अगर हम भावनाओं की बात करते हैं तो आप भावनाओं को एकदम एक पर्टिकुलर भावना की, जब आपने ये इमोशनल कार्ड खेलना होता है तब आप जनता के बीच में जाकर हाथ जोड़ लेते हैं, आप आंसू बहा लेते हैं। लेकिन जब आप दल बदलते हैं तब आप ये इमोशनल कार्ड क्यों नहीं खेल पाते हैं? तब कहाँ जाते हैं? तब तो आप जनता को इमोशनल फूल बना देते हैं। नहीं, दल हमने कब बदला? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं बीजेपी की तरफ से बात कर रही हूँ, प्रदीप सिंह से मैं बात कर रही हूँ मैं, और ये सामूहिक तौर से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि ऐसा 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए, अगर मुझे 10 सेकंड दे दें तो मैं अपना पूरा कर लूँ। जी बोलिए। पुलवामा में 40 व्यक्ति, 40 हमारे सैनिक मरे थे,
तो यही प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों के नाम से वोट मांगे थे 2019 में, आप याद कर लीजिए। आप अगर विश्वास ना हो तो आप यूट्यूब पे चला के देख लीजिए। जी। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों के मरने के लेके इमोशनल कार्ड खेला था, जिसकी वजह जनता ने 303 सीटें दी थी इनको। आप चला के देख लीजिए। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं प्रदीप जी, और मेरी इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि आप ठीक है, अभी तो कई नेता हैं जो अभी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन जब दल बदलना होता है, अलग विचारधारा में भी बैठ जाते हैं, तब भी आपको नहीं लगता कि आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? और ये चीज इतनी सामान्य क्यों लगती है? आप हरियाणा को उठा के देख लीजिए, हाल ही में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, तमाम नेता असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। और ये चौसर जो बिछी हुई है महाराष्ट्र में, आप देखिए अपने ही मोहरों को मात देते हुए नेता नजर आ रहे हैं। अंदर ही अंदर कलह मची हुई है। आप अपनी ही जो घटक दल हैं उन्हीं के प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए, आप अपने लिए, अपनी जीत के लिए इतनी कोशिश नहीं कर रहे हैं जितनी आप अपने ही घटक दल के प्रतिद्वंदियों को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ गए होंगे। तमन्ना जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर हम अपने घटक दलों को हराएंगे तो हमारे नंबर्स कहां से पूरे होंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीटों की संख्या होती है और उसी के आधार पर सरकार बनती है। मतलब मैं आपके इस प्रश्न से इत्तेफाक नहीं रखता। सर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, छगन भुजबल जो कि अपनी इतनी कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, अपने लिए इतने वोट नहीं मांग रहे हैं जितना उनको इस बात की चिंता है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो उनका भतीजा खड़ा है वो जीत जाए किसी तरह से। मैं अपने घटक दलों के हमारे संबंधों पे टिप्पणी कर सकता हूं। नहीं सर, अब बात मत बदलिए, जो मैं टिप्पणी कर रही हूं वो तो आप बता दीजिए, आपके ही तो घटक दल के है ना। नहीं, आता हूं उस टिप्पणी पे। मैं नहीं, पहले आप इस टिप्पणी पे आ जाइए, क्योंकि मेरा तो सवाल ही यही था ना। नहीं, इसके पहले वाले सवाल फिर जीरो मान लूं क्या मैं? तमन्ना जी बताइए। अगर आप बोलते हैं, वो तो आपने खुद ही बना लिया। नहीं, सवाल मैं जो देखिए, आप अभी ये संजय जी बात कर रहे थे शिवसेना की। आप बताइए, जो चुनाव के पूर्व की जो बातें जनता के साथ हुई थी, जो हमने जनता को वादे किए थे, उसके पहले, मतलब रिजल्ट्स आने से पहले उद्धव ठाकरे जी क्या चुनाव में जाते थे तो क्या वो इस प्रकार की बातें कहते थे? तो जनता का भरोसा सबसे पहले किसने तोड़ा है? आप अपने लाखों एक्सक्यूज दे लीजिए, चर्चा आज भावनाओं को लेकर के है, सरकार कितने बनाई थी? नहीं, आप जो अजीत पवार से भाजपा सरकार कितने बनाई थी? जब गठबंधन उसकी नौबत कैसे आई? उसकी नौबत कैसे आई? नहीं, उसकी नौबत कैसे आई? उद्धव जी के समय में साधुओं 72 घंटे सरकार बनाई आपने, और अजीत दादा पवार से आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे आप। नहीं, उसकी नौबत किसने लाई? उसकी नौबत किसने लाई? उसकी नौबत क्यों आई? उसकी नौबत क्यों आई? अरे द्विवेदी जी, मान लीजिए आप लोगों की जो है स्थिति खत्म हो चुकी है। पार्टी जीरो पे है, रसातल में जा चुकी है। जनता सब देख रही है और जनता को जवाब यूबीटी जो है रसातल में जा चुकी है। और ये आखिरी मोमेंट में ट्रम्प कार्ड खेलना, इमोशनल कार्ड खेलना, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अभी चर्चा और थी महाराष्ट्र की राजनीति सबसे अलग है, आप देखिएगा जब रिजल्ट आएंगे।